8. प्रत्यक्षा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इस पर रुद्र प्रत्यक्षा की आंखों पर हाथ रखते हुए ही प्रत्यक्षा के कानों के पास गया और धीरे से फुसफुसाते हुए अपनी सांसों में ही प्रत्यक्षा से कहने लगा, याद नहीं कि जब तुमने जयंत को मुझे न मारने के लिए कहा था और फिर तुम भागकर मेरे पास आई थी? प्रत्यक्षा को उस रात की कई बातें याद नहीं थी और वो उन्हें याद करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन शराब पीने के बाद की हर बात को अब वो याद करने की कोशिश कर रही थी। इस पर प्रत्यक्षा को अचानक ही वो बातें भी याद आ गई जो उसके पहले हुई थी। उसे याद आया कि जयंत ने धमकी दी तब और रुद्र पर उसके गुंडे ने हाथ उठाया था। प्रत्यक्षा को याद आया कि जयंत के गुंडे से रुद्र को बचाने के लिए जाकर वो रुद्र के सीने से लिपट गई थी। हाँ, मुझे शायद कुछ कुछ याद आ रहा है, या फिर ये सब सपने में हुआ था। खुद से पूछो एक बार कि सपने में हुआ था या फिर उस दिन जो भी हुआ था वो कभी न बदलने वाली हकीकत थी। प्रत्यक्षा को याद आया कि उसने अपनी दोनों ही बाहों में रुद्र को जोर से कस लिया था और फिर उस गुंडे को रोकते हुए कह रही थी, नहीं नहीं, मत मारना इसे, नहीं, जो कहोगे जैसा कहोगे सब मानूंगी, सब कुछ करूंगी। इस पर प्रत्यक्षा को याद आया कि रुद्र ने धीरे से ही कर्राते हुए प्रत्यक्षा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा था, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? इनकी बात मत मानो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ होने दूंगा। इनकी बात मत मानो तुम। अब मेरे साथ जो भी होगा वो मेरी किस्मत होगी। तुमने आज तक मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन आज मुझे कुछ हुआ तो मुझे उस दुख के साथ साथ एक सुकून भी होगा कि कम से कम मैंने तुम्हारी जान तो बचाई। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्रत्यक्षा ने रुद्र की आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथों में रुद्र के चेहरे को थामा और सिसकते हुए रुद्र से कहने लगी, तुमसे मेरा रिश्ता जिन हालातों में जुड़ा था मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं था जो मेरे साथ रहा हो, लेकिन तुम मेरा वही पहला रिश्ता हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, जिसकी हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है और आज मैं वही करने वाली हूँ। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने अचानक ही रुद्र के होठों को चूम लिया। प्रत्यक्षा को जैसे ही याद आया, प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथों को हटाते हुए एक झटके में अपनी आंखों को खोल दिया और फिर गहरी सांस लेते हुए रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र प्रत्यक्षा की ही ओर देख रहा था। इस पर प्रत्यक्षा ने हिचकिचाते हुए अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। क्या हुआ? रुद्र प्रत्यक्षा के चेहरे पर यह हिचकिचाहट और उसकी झुकी हुई नजरों को देखते हुए धीरे से मुस्कुराने लगा और फिर प्रत्यक्षा के सामने अनजान बनते हुए प्रत्यक्षा से कहने लगा, तो लगता है तुम्हें याद आ गया। वैसे मुझे कुछ खास तो याद नहीं, तो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैंने भी यही सुना था कि उस दिन नशे में तुम बाबा और बाकी सबसे काफी कुछ कह रही थी। पर फिक्र मत करो, उन्होंने अपने दिल पर नहीं लिया होगा, वो बस तुमसे मजाक कर रहे होंगे। अब तुम आराम कर लो, क्योंकि कल का रास्ता काफी लंबा होने वाला है। उस दिन भी पूछा था और आज भी पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे सच में शहर भेजोगे? क्योंकि अगर एक बार मैं गई तो दोबारा वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है क्या? क्या सच में मैं तुम पर बोझ बनने लगी हूँ? प्रत्यक्षा की बात सुनते ही एक बार फिर से रुद्र के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब नमी आने लगी थी। मेरी कड़वी बातों ने तुम्हारा दिल दुखाया होगा, है ना? मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। वहां पर तुम बेहतर जिंदगी जी सकती हो और ये बात मैं तुमसे बार बार बोल चुका हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मेरे जाने के बाद क्या? बाबा को क्या जवाब दोगे? फिलहाल तो मुझे ये सब नहीं पता है और मैं बाबा से क्या कहूंगा ये मेरा सरदर्द है। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ। जयंत, जिसने तुम्हें उस दिन शराब की बोतलें दी थी, वो हमारे हाथ से निकल गया था पिछली बार। शायद उसकी नजर है तुम पर, इसीलिए ध्यान से सुनो कि अब से कहीं यूं ही महल के बाहर ना निकल जाना या फिर खिड़कियां खोलकर मत रखना। बस कुछ दिनों की बात है। एक बार तुम शहर चली गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि हम जयंत को पकड़ पाएं और तुम्हें उससे सेफ रखा जाए। और तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि कार्तिक इसमें हमारी मदद करेगा। प्रत्यक्षा सवालों से भरी नजरों से रुद्र को देख रही थी। उसने रुद्र की बात को सुनते हुए मन में ही सोचा, तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे मन में क्या है?
तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे फिर ऐसे क्यों महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ खास जगह है। ये जबरदस्ती का रिश्ता अब जज्बातों से बंधने लगा है। जितनी बार भी सोचती हूँ कि तुमसे अपने दिल की बात कहूंगी, उतनी बार तुम कुछ न कुछ ऐसा कह देते हो या ऐसा कर देते हो कि मेरी हिम्मत टूट जाती है और मैं खुद सोचने लगती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ और तुम मेरा दिल ही तोड़ दो, कि कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। अगली सुबह सभी लोग कुल देवी की पूजा के लिए निकल रहे थे। इस पर बाबा साहेब ने सभी से कहा, मंदिर में हमें कोई कमी नहीं चाहिए सामानों की। सारा सामान ध्यान से देख कर रख लो गाड़ी में। और हाँ बहुरिया, हम लोग निकलते हैं, तुम रुद्रा के साथ आओ और ध्यान से आना। अब दोनों झगड़ा ना करना। ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, इसलिए मैं कार्तिक के साथ आऊंगी। कहा? तुम उस बिगड़ैल बैल के साथ आना चाहती हो? काहे? तुम्हारा रुद्रा में सब ठीक तो है ना? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, मैं उसके साथ नहीं आ सकती। प्रत्यक्षा के उतरे हुए चेहरे को देखकर बाबा साहेब ने रुद्र को जोरों से चिल्लाकर बुलाया और उसके आते ही उस पर बरस पड़े। ये क्या कह रही है बहुरिया? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तुमसे कहा था ना कि बहुरिया को कौनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माफी चाहूंगा बाबा, लेकिन मैं जितना ध्यान रख सकता था उतना रखा, पर मैं रोज रोज इसके नखरे नहीं उठा सकता। दिमाग खराब होता है मेरा। अब तो तुम चाहते का हो कि नखरे उठाने के लिए 4 नौकर बुला के लेके आए? बाबा, आपको दिक्कत होगी क्या अगर मैं आपके साथ आ जाऊं तो? अरे बहुरिया, हमको काहे दिक्कत होगी? हमारे साथ तो वैसे भी समर्थ जा रहा है, तुम साथ में होगी तो और अच्छा होगा। वैसे भी इन दोनों बैल बुद्धियों को हम वापस आकर ही सुधारेंगे। अब आप मुझे बेकार में ही बीच में खींच रहे हैं बाबा, इन दोनों को डांटिए ना। इस पर समर्थ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बाबा साहेब और प्रत्यक्षा को बुलाया। बाबा साहेब समर्थ के साथ आगे बैठे, जबकि प्रत्यक्षा उनकी गाड़ी में पीछे की ओर बैठते हुए रुद्र की ओर देखने लगी। रुद्र ने उसे जाने का इशारा किया जब बाबा साहेब की गाड़ी वहां से चली गई। ठीक है, बाबा को कोई शक नहीं हुआ है। तुम्हारी बीबी उनके साथ रहने पर उसे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि उसके गाड़ी के आगे पीछे उनकी आदमी की गाड़ियां रहेंगी। अब बताओ आगे क्या करना है? अब कुछ पता लगाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। हमें कहीं और जाना है, लेकिन कहाँ? कार्तिक रुद्र को महल की छत पर लेकर गया और फिर वहीं लकड़ी के घर की ओर इशारा करते हुए रुद्र से कहने लगा, हमारा प्यारा छोटा सा घर। रुद्र ने आंखें पलटकर कार्तिक की तरफ देखा और बोला, ये वो आदमी है जो उस दिन तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का पीछा कर रहा था। इसको मैंने एक रात पहले तुम्हारी बीबी की खिड़की पर नजर रखे हुए देखा था और आसपास घूम रहा था। हो ना हो इसने उस दिन महल में घुसपैठ की और महल में आदमियों को घुसवाया। मुझे शक है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तेज हो। खैर, हमारे महल के अंदर एक अनजान इंसान नौकर बनकर आया भी तो कैसे? इसका मतलब इसके और भी लोग यहाँ पर हैं। तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारे हाथ लग गया? बता देता तो बाबा, बड़े भैया और तुम तीनों मुझ पर चिल्लाते और मैं इस मामले को अपने आप से सुलझाना चाहता था, क्योंकि मुझे शक था इसमें जयंत का हाथ होगा। लेकिन नहीं, वो सनकी तो है पर इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। जान का खतरा होने पर वो इंसान गिड़गिड़ाने में वक्त ज़ाया नहीं करेगा और इस आदमी को देखकर नहीं लगता है कि पूरा काम उसका होगा। चलो फिर पता करते हैं यह है कौन। रुद्र ने गुस्से में ही उस आदमी की गर्दन को पकड़कर खींचते हुए उसे उस घर से निकाला और फिर जमीन पर जोर से पटकते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो आदमी हल्की बेहोशी में था। इस पर दर्द में करहाते हुए उसने अपनी आंखें खोली। रुद्र उस आदमी की मुंह की पट्टी को हटाते हुए उससे कहने लगा, देख, तेरे मुंह से पट्टी हटा रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि चिल्लाने पर तेरी मदद करने के लिए कोई भी आएगा। ऐसा समझ कि आज तेरे और तेरे मौत के बीच सिर्फ एक चीज का फैसला है। तेरे मुंह से निकलने वाले शब्द, बस अपना मुंह खोलो तो उसमें से सच्चाई ही बाहर आनी चाहिए। वक्त जाया करने के लिए ना मेरे पास है और ना ही तेरे पास। तू सच्चाई बोल, हम तुझे जिंदगी देंगे। तूने जरा सा भी इधर उधर किया तो तुझे ऊपर भेजने में मुझे हद से ज्यादा खुशी होगी।